छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र देश के बीचों बीच बसा वो इलाका है जहां के एक बड़े हिस्से में नक्सलियों की बंदूकें लहराया करती थीं। लाल आतंक की वो जमीन है जहां नक्सलवाद फलता फूलता था। कुछ दशक पहले नक्सलवाद ने इस इलाके को एक ऐसे खौफ में तब्दील कर दिया था जहां जाने से पहले लोग 10 बार सोचा करते थे। क्रांति के नाम पर लूट और पुलिस का मुखबिर होने के शक में हत्याएं कभी यहां आम बात हुआ करती थीं। जनताना सरकार के नाम से मासूम आदिवासियों का इस्तेमाल करने वाले नक्सलियों को सबसे ज्यादा डर उनके शिक्षित होने और बस्तर के विकास से लगता था। लेकिन आज उसी विकास की रोशनी तेजी से लाल आतंक के गढ़ में पहुंचकर उसका पिछड़ा चेहरा उजागर कर रही है, जिसे नक्सलियों ने तथाकथित क्रांति के पर्दे के पीछे छुपा रखा था। नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं नवविक्रम सिंह। आज अपनी बेहद खास पेशकश में आपको ले चलेंगे बस्तर, जहां नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने बहुआयामी रणनीति अपनाई है। लेकिन माओवादियों के गढ़ में घुसकर विकास कार्यों पर अमल करना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। आइए आपको रूबरू कराते हैं बस्तर की जमीनी हकीकत से। अतीत में वामपंथी अतिवाद में जड़े बस्तर में दिन दहाड़े नक्सली ऐसी खौफनाक वारदातें किया करते थे जिन पर आज विश्वास करना मुश्किल है। जिससे निपटने के लिए सरकार ने कई पहलुओं पर काम किया। ढांचागत विकास के जरिए जहां आदिवासियों में भरोसा जगाया, वहीं नक्सलियों में खौफ पैदा करके उन्हें काफी हद तक समेट दिया। पुनर्वास के जरिए आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों ने भी सच को समझा और विकास की योजनाओं के साथ जुड़कर बखूबी उन्हें अंजाम दिया। जो विस्थापित हैं उनके रिश्तेदार भी अंदर में हैं, अंदरूनी क्षेत्र में हैं। स्थानीय भर्ती से उनके परिवार रहते हैं, उनसे संवाद भी बढ़ता है, पुलिस के साथ विश्वास भी बढ़ा है और सूचनाओं का आदान प्रदान भी होता है। इससे जिससे नक्सली के खिलाफ जो अभी जो अपना अभियान चल रहा है उसमें काफ़ी फायदा मिल रहा है। कभी नक्सली रहे इन युवाओं को जब अपने साथ हुए धोखे का एहसास हुआ तो उन्होंने फिर बंदूकें उठाई, पर इस बार नक्सलवाद के सफाई के लिए वो पुलिस में भर्ती हुए और मुख्य धारा से जा जुड़े। इन्हीं में मंजू और सुंदर हैं। ये दोनों कभी जंगलों की खाक छाना करते थे, पर आज सरोज के हाथों में सामान्य चाकू है, सब्जी काटने के लिए, किसी भी सामान्य गृहिणी की तरह। कभी इन हाथों में बंदूक हुआ करती थीं। अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हम लोग इधर आए हैं। दिन भर जंगल में घूमते घूमते हम लोगों को दिक्कत आया है। घूमते घूमते जंगल में बारिश हो, जो भी समय जाना है रहना है, थोड़ा खाने पीने का भी दिक्कत होने वाला, इस सभी को समझकर मैं सरकार का सामने मैं सरेंडर करने का सोचा। इस प्रकार मैं सोचा कि यहाँ रहने से भी पुलिस वाले मारेंगे नहीं। इन्होंने धीरे धीरे महसूस किया कि कैसे भोले भाले आदिवासियों को इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्हें मरने मारने के लिए छोड़ दिया जाता था और इनके सरपरस्त बेहतर जिंदगी जी रहे थे। अपने लोगों को मुख्य धारा से पिछड़ते देख इन्होंने नक्सलियों से बगावत का ऐलान कर दिया। ठीक लगता है। हम सोचते हैं अगर नक्सली नहीं रहते, जैसे दूसरे राज्य में जैसे चल रहा है जो शांति, उस टाइप का हमारा छत्तीसगढ़ या बस्तर में भी उसी माहौल रहता है। इनके नक्सलियों के चलते हमारा यहाँ शहर से यानी जैसे जिला मुख्यालय से आगे पूरा लोग जाने के लिए सब परेशान है।
सीआरपीएफ ने इनका साथ दिया और बस्तरिया बटालियन बनाई। इन स्थानीय लड़ाकों की मदद से बस्तर में सुरक्षा बल आज माओवादियों के खिलाफ अपने अभियान में लगातार कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इसका एक बेहतर नतीजा और हुआ। सामान्य होती स्थिति से शिक्षा के रास्ते भी यहाँ के बच्चों के लिए खुल रहे हैं। हम अभी जहां मौजूद हैं वहां से कुछ ही दूरी पर कुछ साल पहले एक थाने को उड़ा दिया गया था, लेकिन आज यहां एक एजुकेशनल सिटी का निर्माण किया गया है, जो कि यहां के युवाओं के लिए नई संभावनाओं का उदय है। शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा और सुखद भविष्य गढ़ती है। आज बस्तर में नक्सलवाद कितना अप्रासंगिक हो चुका है, उसका एक उज्जवल उदाहरण है यहाँ बनी अटल बिहारी वाजपेयी एजुकेशन सिटी। यहाँ का आस्था विद्या मंदिर नक्सल हिंसा में अपना परिवार खो चुके बच्चों का नया घर है। नक्सलवाद से पीड़ित परिवारों के बच्चों के लिए एक खास स्कूल बनाया गया है जिसका नाम आस्था है। आइए आपको दिखाते हैं इस स्कूल में किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्मार्ट क्लासों में बच्चों की पढ़ाई आज भी देश के ज्यादातर अभिभावकों के लिए महज एक सपना है, लेकिन अपने जिले में नक्सल प्रभावित बच्चों को एजुकेशनल सिटी के जरिए विश्व स्तरीय शिक्षा देने के सपने को साकार किया तत्कालीन दंतेवाड़ा कलेक्टर ओपी चौधरी ने। आस्था विद्यालय में हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे रहते और पढ़ते हैं जिन्होंने नक्सल हिंसा के चलते बचपन में ही अपना परिवार या अभिभावक खो दिया। ये बच्चे उसी अनाथ बिरादरी से हैं जिनके लिए अब यही इनका घर है। पिता की उंगली और माँ का आंचल जरूर छूटा, पर इनके हौसले देखकर उम्मीद बनी रहती है कि ये एक दिन अपना रास्ता जरूर बना लेंगे। आर्मी में क्यों जाना चाहते हो? देश की सेवा नहीं करना चाहते? आस्था के ये बच्चे सपने देखते हैं और कामयाबी की नई परिभाषा लिखना चाहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले टीचर्स बहुत अच्छे हैं और यहाँ पे हमारे लिए पढ़ाई की हर एक सुविधाएं यहाँ पे है। जिस पढ़ाई के लिए लोग बड़े बड़े शहरों में जाते हैं वो सारी सुविधाएं यहाँ पर हमारे लिए उपलब्ध है। और यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस हैं, साइंस लैबोरेटरीज हैं, कंप्यूटर लैब है और ये सब को छोड़ के और बाकी डांस, म्यूज़िक वगैरह सब बाकी सब कुछ चीज़ें हमें सिखाया जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। बच्चों की काबिलियत और रुझान के मुताबिक यहाँ संगीत सिखाने का भी इंतजाम है। यहाँ के बच्चे खेलों में भी अपने स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। हम बच्चों को बहुत प्रारंभिक अवस्था में इंस्टीट्यूट में देते हैं। जब बच्चे की उम्र महज 5 से 6 साल की होती है, क्योंकि उस दौरान वह जो बच्चा होता है वह बिल्कुल कच्चे मिट्टी के समान होता है, तो उसको सेब देना या उस बच्चे के आदत व्यवहार में परिवर्तन करना हमारे लिए बहुत आसान होता है और इसी तरह हम अभी तक सफल हो रहे हैं। यहाँ दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं। व्यावसायिक हुनर के लिए पॉलिटेक्निक भी है। यहाँ दी गई सहूलियतें विश्व स्तरीय कही जा सकती हैं, जो विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। आपको लग रहा होगा कि मैं राजधानी दिल्ली या किसी बड़े शहर में मौजूद हूँ,
लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा ज़िले में मौजूद हूँ, जहाँ एक नायाब पहल की गई है। एक बीपीओ के माध्यम से यहाँ के सैकड़ों युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं इस बीपीओ की एक झलक। एजुकेशन सिटी में बने इस बीपीओ ने बस्तर के युवाओं की महत्वाकांक्षा को एक नई उड़ान दी है। दिन और रात दोनों शिफ्ट में काम करने वाले इस बीपीओ में यहाँ के युवा कई कंपनियों के लिए काम करते हैं। इस दुर्गम इलाके में चल रहे इस बीपीओ में काम करना स्थानीय युवाओं के लिए ख्वाब जैसा है। सर मैं जान सकती हूँ आप सैलरी पर्सन है कि बिजनेस? सर मैं जान सकती हूँ आपका सैलरी कितना है? मेट्रो सिटीज के युवाओं के साथ कदम ताल कर रहे ये लोग अब खुद को किसी से कमतर नहीं आंकते। पहले हमारे गांव में पूरे नक्सली लोग रहते थे कि हम लोग को पढ़ाई करने नहीं देते थे, हम लोग पढ़ाई करने नहीं देते और हम लोग को हम लोग क्या हाँ बोल के ज्वाइनिंग करने बोलते थे। सर यहाँ के तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ इस जगह आके मैं जॉब करूँगा बोल के। वो तांदरूनी गांव से आया। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एज वेल एज माई मॉम एंड डैड हु मेड मी टू कम हियर। बिल्कुल लगता था कि हमारे एरिया में ऐसा कुछ फील्ड हो जिसमें हम जाके जॉब कर सकें, हमें बाहर जाना ना पड़े जॉब के लिए। तो ये हम सबके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कि हम लोग गांव के नहीं है सर, हम लोग शहर में कुछ जॉब कर रहे हैं। अच्छा, सरकार कोशिश कर रही है कि गांव-गांव के छोटे बच्चों तक कंप्यूटर की शिक्षा मुहैया कराई जाए। इस दिशा में मोबाइल वैन्स के जरिए दूर दराज के स्कूली बच्चों तक कंप्यूटर की शिक्षा भी पहुंचाई जाती है। कुछ साल पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं थी। नक्सली एक अपनी समानांतर सरकार चलाते थे, लेकिन समय बदला, ब्यूरोक्रेसी, सदन और सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, जिसका नतीजा है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है और वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। रोजी रोटी का इंतजाम एक ऐसा शगल है जो अक्सर लोगों को गलत रास्तों तक ले जाता है, और जब इलाका बस्तर जैसा पिछड़ा हो तो नक्सली गरीब आदिवासियों की गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाते हैं। इस समस्या का भी निदान हो रहा है। इस इलाके में आजीविका के इंतजाम के लिए सरकार लाइवलीहुड कॉलेज खोल रही है, जिसमें नौजवानों की प्रतिभा को निखारा जाता है। लेकिन एक जो नायाब पहल जिला प्रशासन के सहयोग से दंतेवाड़ा में हुई है, वो है किसानों की अपनी भूमि गादी नाम की कंपनी। परंपरागत खेती करने वाले किसानों ने अनाज की प्रोसेसिंग का प्लांट लगाया है। इस प्लांट के वो मालिक भी हैं। जैसे किसानों ने उसका उत्पादन करना शुरू किया जैविक खेती के तरीकों से और SRI या ऐसे विभिन्न तकनीकों से उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए हम लोगों ने, तो उसमें फिर किसानों को इन उत्पादों को बाजार के साथ जोड़ने की ज़रूरत भी महसूस होने लगी। और इसको देखते हुए फिर जो जैविक किसान है दंतेवाड़ा के, उन्होंने मिलके भूमगादी की स्थापना की। तो भूमगादी ये एक उत्पादक कंपनी है। इसके जो संगठन के सदस्य हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसान और जैविक किसान ही हो सकते हैं। जो धान जैविक होने के बाद भी महज 30 या 35 रुपए किलो तक बिका करता था, वो अब प्रोसेसिंग के बाद करीब 150 रुपए किलो में भी बिक रहा है। हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अपन का जो उत्पाद है वो कितना अच्छा है, कितना अच्छा क्वालिटी है। हम लोग भूमगादी के माध्यम से अभी पता चल रहा है कि जैसे हम लोग का कोस रहा है, जो हम लोग पहले सिर्फ खाने के लिए ही उपयोग करते थे और बीच में छोड़ भी दिए थे उसको, आज उसका महत्व हम लोग को समझ में आ रहा है भूमगादी के माध्यम से। उसको आज अलग अलग शहरों में जैसे बेचते हैं तो डिमांड इतना ज़्यादा है कि हम लोग पूरा भी नहीं पा रहे हैं सर। भूमिगादी ने अपना कैफे भी खोला है, जहां जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाते हैं। फिलहाल जिला प्रशासन का मकसद जैविक खेती के माध्यम से दंतेवाड़ा की अपनी अलग पहचान विकसित करना भी है।
अपना उत्पाद ना सिर्फ अभी वर्तमान में हैदराबाद, चेन्नई, बल्कि आगे जाके विदेश में बाहर भी भेज सकें। इसके लिए जो सर्टिफिकेशन आवश्यक होते हैं, एपेडा सर्टिफिकेशन आवश्यक होता है, उस पर वर्तमान में हम काम कर रहे हैं। हमारे करीब 4000 किसान एपेडा सर्टिफाइड होने वाले हैं, और जब हम इस क्षेत्र में काम करेंगे तभी हम किसान की उत्पादकता को छोड़ते हुए जो किसान का उत्पाद है उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, और हम 1 से 2 साल में हम किसान की आय दुगनी करके दिखा सकते हैं। इसके अलावा पशुपालकों में कड़कनाथ मुर्गा भी अपनी अलग पहचान बना रहा है। ये स्याह काला मुर्ग अपनी बाकी प्रजातियों से काफी अलग है। इसका मांस लो कोलेस्ट्रॉल, हाई विटामिन और प्रोटीन से युक्त है। इसकी मांग इलाके से बाहर काफी तेजी से बढ़ रही है। इसके पालकों को, खास तौर पर महिलाओं को, अब खासा मुनाफा हो रहा है। दरअसल प्रशासन का जोर भी इस मामले में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर है। महिला सशक्तिकरण और रोजगार की उपलब्धता किसी भी सामाजिक चुनौती से निपटने के लिए बेहद ज़रूरी है। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा में एक ऐसी ही कोशिश हुई है। आइए हम उसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ शक्ति गारमेंट नाम की कंपनी भी स्थानीय महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभा रही है। ये कंपनी देश के बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए कपड़े बनाती है। इसका संचालन पूरी तरह से यहाँ की महिलाओं के हाथों में है। यहाँ प्रशिक्षण का काम भी होता है। आज यहाँ के बने कपड़े कामयाबी के साथ बाजारों में बिक रहे हैं। कुछ नहीं करते थे तो एकदम फ्री थे सर, कुछ हमको काम ही नहीं था। तो अब यहाँ कुछ काम कर रहे हैं तो हमको मतलब अपना तनख्वाह मिला तो खुशी हुआ कि हम भी कुछ कमा सकते हैं। और घर में तो मतलब अब अपना खुशी पापा के कमाई से चलता है। अब अपना कमाई बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा है कि हमारे हाथ में भी पैसे निकले। यहाँ मिला काम बेसहारा, जरूरतमंद और नक्सल हिंसा से पीड़ित बेरोजगार महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ है। जिला प्रशासन का लक्ष्य शक्ति गारमेंट को देश भर में नई और उम्दा पहचान दिलाने का है। जो योजना है वो ये है कि केंद्र जो अपना खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन होता है, KVIC, और अन्य सरकारी संस्थान और प्राइवेट संस्थान जिनमें बड़े बड़े बल्क ऑर्डर होते हैं सिलाई के, जो वर्तमान में काम तमिलनाडु और आंध्रा में महंगा होता जा रहा है, उस काम को अपन यहाँ दंतेवाड़ा में ला सकें और सितंबर अंत तक 500 महिलाओं को उस कंपनी में शेयर होल्डर बना सकें, उस कंपनी में जोड़ सकें, उस कंपनी से रोजगार प्रदान कर सकें और एक बड़ा सेंटर, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सेंटर चला के दिखा सकें। इसके अलावा बस्तर में महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों के जरिए भी प्रयास चल रहे हैं। डिजिटल साक्षरता के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। इससे सुदूर इलाकों में सही जानकारी और ज्ञान पहुंच रहा है। नतीजतन यहाँ पसरा नक्सलियों का मकड़जाल अब टूट रहा है। आइए आपको ले चलते हैं दंतेवाड़ा से करीब 50 किलोमीटर दूर एक ऐसे गांव में जिसे माना जाता है कि ये डिजिटल गांव है। तो आइए पड़ताल करते हैं पालनार गांव की। ये है पालनार। घने जंगलों से घिरे पालनार में नक्सलियों का डर हरदम रहता है, लेकिन जब यहाँ RSTV की टीम पहुंची तो नजारा हैरान करने वाला था। एक बड़ी LED स्क्रीन के सामने गांव के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं जमे दिखे। और पंचायत भवन के अंदर कॉमन सर्विस सेंटर में लोग जरूरी दस्तावेजों के लिए आवेदन और कामकाज निपटाते दिखे। यानी तकनीक इस जंगली इलाके में भी लोगों के रोजमर्रे के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। मैं यहाँ ग्रामवासियों का जो सर्विस देती हूँ, बैंक का सुविधा, आधार कार्ड से पेमेंट देना और पैन कार्ड का और बिजली बिल पटाना, मोबाइल रिचार्ज, वो सब यहाँ सुविधा देते हैं कॉमन सर्विस सेंटर से। पहले कोई भी खबर इस गांव में कई दिन बाद पहुंचा करती थी। फिर यहाँ के लोगों ने इसका हल ढूंढा, तकनीक का दामन थामा और वो कर डाला जो शहरों में भी बमुश्किल हो पाता है।
इसको बढ़ावा के लिए हमने क्या है यहाँ पे एक डिजिटल आर्मी का क्या है नियुक्ति किया गया था, जिनका उद्देश्य रहा कि क्या है इस क्षेत्र के ग्रामीणों को और यहाँ पे जो वीकली मार्केट होता है उस मार्केट में क्या है प्रचार प्रसारित किया गया कि आने वाले दिनों में क्या है पूरा देश डिजिटलीकृत हो रहा है, तो क्यों ना हम क्या है समय से पहले डिजिटल को अपना अपने पंचायत में, और उनका भी सहयोग लिया गया व्यापारियों का। अब पेटीएम या पीओएस मशीन से लेन देन का नजारा यहाँ आम है। लोगों में उमंग और जिला प्रशासन के हौसले ने पालनार को डिजिटल गांव बना दिया है। जब गांव वाले अपने साथ हों, भले ही वो किसी गांव को डिजिटल करना हो, किसी गांव को कैशलेस करना हो, कहीं कोई नया अस्पताल बनाना हो, कहीं कोई अंदरूनी क्षेत्र में जहाँ पर स्कूल टूट गया था स्कूल बनाना हो, एक बार जब गांव वालों को पूरी तरह सहयोग मिलता है तो बहुत जल्दी हम कुछ करके दिखा सकते हैं। पालनार में हमको भरपूर सहयोग मिला है, वहाँ के जनप्रतिनिधियों का, वहाँ के किसानों का, वहाँ के महिला समूहों का, इवन स्कूल टीचरों का। आज पालनार में इलाज के लिए भी अच्छा इंतजाम है। किसी बड़ी समस्या के लिए लोगों को टेलीमेडिसिन की सुविधा है, जिसके जरिए घर बैठे विशेषज्ञों की सलाह मिल जाती है। टेलीमेडिसिन में जैसे यहाँ कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस हो गए, उसको अपन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से संपर्क करा के सलाह लिया जाता है उनसे, और जैसा होगा वैसा उसके अनुसार से ट्रीटमेंट किया जाता है। यहाँ हो जाता है तो यहाँ ठीक है, वरना फिर आगे उनको जिला अस्पताल में रेफर। पालनार आज 2 टियर शहर के स्तर की बराबरी कर रहा है, जो उसे देश के तमाम गांव से काफी आगे ले जाता है। पालनार गांव एक आदर्श है उन सभी गांव के लिए जो शहरी जीवन के तो नज़दीक हैं, लेकिन डिजिटल साक्षरता से काफ़ी दूर है। यहाँ की व्यवस्था देश के बाकी हिस्सों के लिए एक आदर्श है। दरअसल स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे बस्तर संभाग में कई अहम पहल की गई हैं। स्थानीय गांव में स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के अलावा जगदलपुर में एक बड़ा अस्पताल भी बनाया गया है, जिससे न सिर्फ सुविधाओं में इजाफा हुआ है, बल्कि आवाम का सरकार पर भरोसा भी बढ़ा है। चिकित्सा की आधारभूत सुविधाओं ने न सिर्फ लोगों का भरोसा बढ़ाया है, बल्कि यहाँ के युवाओं में कुछ कर गुजरने की उम्मीद को भी जगाया है। बस्तर के हजारों लोगों को इलाज मुहैया कराता ये अस्पताल पूरे संभाग के लिए किसी मुंह मांगी मुराद से कम नहीं है। एक जमाना था जब इस आदिवासी बाहुल्य संभाग में मरीजों और उनके परिजनों को किसी भी आपात स्थिति में 300 से 400 किलोमीटर तक सफर कर राजधानी रायपुर पहुंचना पड़ता था। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है इस अस्पताल में और इसमें काम करते विशेषज्ञों की मदद से। नज़दीक में मेडिकल कॉलेज बन गया तो इलाज अच्छा से हो रहा है। गाड़ी की सुविधा भी घर में जा रही है, सभी चीज़ की सुविधा ठीक है। यहाँ 800 से 900 मरीज इलाज कराने प्रतिदिन आते हैं। अस्पताल में आईसीयू मिलाकर करीब 625 बेड्स की व्यवस्था है। धीरे धीरे यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं बेहतर होती चली गई। लोग जानने लगे डॉक्टर क्या चीज़ होती है, इलाज क्या होता है। आज भी बस्तर के लोगों की मानसिकता है कि पहले वो बैगागुनिया से इलाज कराते हैं, अब वो धीरे धीरे ट्रेंड्स कम होते जा रहे हैं। 2006 में मेडिकल कॉलेज अस्तित्व में आया, पहले ये जिला चिकित्सालय में चल रहा था। अब 2000 इसी साल से जुलाई में ये अपने नए अस्पताल में अपने स्वरूप को में आया। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं ने यहाँ के युवाओं को भी भरोसा और सपना दिया है। बलदेव नेताम एक गरीब किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मुफलिसी में बचपन गुजरा है, लेकिन आसपास होते विकास को देखकर इनकी भी आंखों में उम्मीदें जागी डॉक्टर बनने की। फिर इन्होंने जमकर मेहनत की और इस मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने में कामयाबी पाई। मुझे प्रेरणा जो मिली है कि मैं लोगों को देखता था। फिर जब हम लोग गांव से थोड़ा सा फरस गांव जो है चहल पहल एरिया है, थोड़ा वहाँ विकास खंड है, वहाँ जाके देखते थे कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। तो उन लोग के हाव भाव से देख के हमको लगे कि हम भी अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे तो फिर हम भी डॉक्टर बन जाएंगे। बलदेव अकेले नहीं, यहाँ आने वाले तमाम बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं।
बस्तर का मेडिकल कॉलेज इनके हौसलों को परवाज दे रहा है। हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली, इसके लिए शायद हमारा लक काफ़ी अच्छा था कि हमारे ही स्टेट में रहते हुए हमको बहुत ही कम रिसोर्सेज पे इतनी बड़ी जो सुविधा मिल पाई। सरकार की कोशिश स्वास्थ्य सुविधाओं को जन जन तक पहुंचाने की है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जब मौसमी बीमारियां फैलती है तो शहर के जो आसपास के डुबान वाले क्षेत्र यहाँ पर आते हैं, तो वहाँ पर जब इलाज करने के लिए हम लोग जाते हैं तो लोगों का भरोसा इस तरह से बना हुआ है और इस कारण से यहाँ पर अब मरीज़ जो है वो पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं और व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुई है, जिससे कि डेथ रेट भी बहुत कम हो चुका है यहाँ पर। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई तो इलाज के अभाव में इलाके में होती मौतों का सिलसिला भी थम रहा है। साथ ही ढांचागत विकास के जरिए बस्तर को नई पहचान देने की कोशिशें जारी हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं बस्तर जिले का। 95% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है, 95%। यहाँ कुपोषण का स्तर 29% तक कम हो चुका है। चुनौतियां हैं, लेकिन फिर भी आज हमारे बच्चे जो हैं वो IIT में जा रहे हैं, NIT में जा रहे हैं, क्लैट में जा रहे हैं और मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं। बस्तर में विकास क्रम जारी है, पर अभी भी काफी काम किया जाना है। अभी 3 मिलियन टन का नगरनार स्टील प्लांट जो NMDC का है वो प्रारंभ होने वाला है। जैसे ही यह प्रारंभ होता है, बहुत सारे एंसिलरी यूनिट्स बतौर उद्योग यहाँ पे स्थापित होंगे। उनके लिए हमें ट्रेंड युवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। बस्तर जितने तेज़ी से विकसित हो रहा है उससे और द्रुत गति से अभी विकास होना बाकी है और इसमें जो नगरनार का स्टील प्लांट है वह मील का पत्थर साबित होगा। लाल आतंक के साए में दशकों जीने को मजबूर बस्तर में आज नई रोशनी पहुंची है। वो दिन दूर नहीं जब लाल आतंक के किस्से यहाँ महज किताबों में मिला करेंगे और बस्तर की पहचान अपने कष्टकर अतीत के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी अद्भुत प्राकृतिक खूबसूरती और पर्यटन के तौर पर होगी। बीते सालों में किए गए प्रयासों का नतीजा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लोगों का भरोसा सरकार के प्रति बढ़ा है। हालांकि इसमें सबसे अहम योगदान उन जवानों का है जिन्होंने शहादत दी या फिर विषम परिस्थितियों में डटे हुए हैं। हालांकि खतरा अभी टला नहीं है, पलटवार करने के लिए बेताब है। ऐसे में ज़रूरत है बचे हुए गाँव में सहूलियत और सुविधाएं पहुँचाने की। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।